जांच दल ने लिन परिवार के सभी सदस्यों को हिरासत में लिया और उनसे गहन पूछताछ की। खास तौर पर लिन लाओताई के सबसे बड़े बेटे के बैंक खाते में 50,000 युआन की अतिरिक्त राशि थी, जिसके बारे में उसे स्पष्ट रूप से बताना था। मैं कुछ नहीं जानता। लिन फुबुई ने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तर्क देने की पूरी कोशिश की। हालांकि जांच दल के पूछताछकर्ताओं द्वारा विशेष यातनाओं का इस्तेमाल करने के बाद भी लिन फुबुई खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन थे। वे हमारे पास आए और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वे चुपके से मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। लिन फुबुई ने अपनी लार निगल ली, उसकी आंखों में दहशत थी। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मैं पुलिस को कैसे बुला सकता था? उस समय उन्होंने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था। लिन फुबुई फूट फूट कर रोने लगा। अंतिम संस्कार के दौरान मेरे बेटे और बेटी को उन्होंने छिपा दिया था। जब तक हम दफन से वापस नहीं आए, मैंने अपने बेटे और बेटी को नहीं देखा। लीमो गहरी सोच में डूबा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। आम लोगों का शोषण करके अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए वे नर्म और कठोर दोनों तरह के हथकंडे अपना रहे थे। ये तरीका देश में छिपे जासूसों जैसा ही था। हालांकि इस बार उनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही चालाक थीं। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी धड़कती कनपट्टियों को सहलाया और जांच के लिए लोगों का इंतजाम करता रहा। जब तक चरण का पता नहीं चला, उनकी जांच टीम चैन से नहीं बैठ सकती थी। जैसे ही वे व्यस्त थे, अचानक एक खबर आई। लीमो के फोन उठाने के बाद उसने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं। तुमने क्या कहा? फोन के दूसरी तरफ से फिर से आवाज सुनकर उसका चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया। ... चरण मर गया। ये शब्द हालांकि प्रिया समझ गई थी, लेकिन जब एक साथ रखे गए तो उसका दिमाग खाली हो गया। वह सोचने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। इन शब्दों का अर्थ भी वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। प्रिया का चेहरा कागज की तरह पीला और उसका शरीर लड़खड़ाता देखकर झांग कियान ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, नामुमकिन। प्रिया दहाड़ी। चरण कैसे मर सकता है? ये सच नहीं है। अगर वह जासूसों के हाथों पड़ भी जाए तो भी वे जासूस उसे आसानी से नहीं मारेंगे। मुझे यकीन नहीं होता, मैडम। झांग कियान ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। श्रीमान के अवशेष पहले ही वापस आ रहे हैं। नहीं। प्रिया ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह लगातार ये शब्द बुदबुदा रही थी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे गिर पड़ा। झांग कियान ने समय रहते उसे सहारा दिया और प्रिया को जमीन पर गिरने से बचाया। वह कुछ बेचैनी से बटलर वांग पर चिल्लाई, जल्दी से जाकर फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। बटलर वांग भी इस समय अशांत अवस्था में था, इतना घबराया हुआ कि चलते चलते लगभग लड़खड़ा गया। वह लड़खड़ाया, खुद को संभाला और जल्दी से फुयुआन से फैमिली डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। जब तक वह फैमिली डॉक्टर के साथ वापस पहुंचा, झांग कियान प्रिया को बिस्तर पर लिटा चुका था। डॉक्टर झूकिन थीं, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा में विशेषज्ञ थीं। झूकिन अपनी दवा की पेटी लेकर बिस्तर के पास आई और जल्दी से प्रिया की जांच की। उन्होंने उसकी पुतलियां देखीं, फिर उसकी जीभ की परत और फिर प्रिया की नब्ज देखी। ये सब करने के बाद उन्होंने झांग कियान और बटलर वांग से कहा, मैडम फिर से गर्भवती हैं, और अचानक गुस्से के कारण वह बेहोश हो गईं। उसकी बातें सुनकर झांग कियान और बटलर वांग के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। जैसे ही चरण के बारे में बुरी खबर आई, उन्हें यह भी पता चला कि प्रिया गर्भवती है। ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है? झूकिन ने अपना एक्यूपंक्चर किट निकाला और प्रिया को कुछ सुइयां दी, और तभी प्रिया धीरे धीरे जाग उठी। वह बिस्तर पर लेटी हुई छत को घूर रही थी, थोड़ी विचलित सी लग रही थी। जब उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था, तो वह अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई, जैसे कि नीचे उतरने ही वाली हो। मैडम, झूकिन ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और जोर से बोली, क्या तुम्हें पता है कि तुम गर्भवती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पहले अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। प्रिया के पीले चेहरे पर सदमे के भाव उभर आए। उसने भारी स्वर में पूछा, मैं फिर से गर्भवती हूँ? झूकिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। नाड़ी देखकर लगता है कि तुम 1 महीने से ज्यादा समय से गर्भवती हो। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा आखिरी मासिक धर्म कब हुआ था? प्रिया ने झूकिन की बातें सुनी और उसे याद आया कि उसका मासिक धर्म वाकई 1 हफ्ते से ज्यादा देर से आया था। अपनी गर्भावस्था की पुष्टि के बाद उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी, बल्कि वह अपना चेहरा ढंकने और फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर इसी समय क्यों? उसी समय जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, चरण की दुर्घटना के बारे में। प्रिया को बस सीने में घुटन जैसा दर्द महसूस हुआ। इस समय जोर से रोने से ही उसे कुछ राहत मिल सकती थी। वाटिल्ड केरान नानी की गोद में जोर से रोने लगी, जिसने प्रिया का ध्यान खींचा। वह शून्य से देखती रही, केरान की दिशा में देखा, फिर बिस्तर से लड़खड़ाती हुई उठी और नानी की गोद से केरान को लेने के लिए आगे बढ़ी।
रोने से नन्हे का चेहरा लाल हुआ देखकर प्रिया ने उसे गले लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम का समय, सूरज की रोशनी फुयुआन में प्रवाहित हुई, मंडपों और मीनारों को एक सुनहरी, शानदार चमक से रोशन कर रही थी, जिससे वे लुभावने रूप से सुंदर हो गए। लू हुई, लियू जियानचुन और लू जिदोंग के नेतृत्व में काफिला फुयुआन के प्रवेश द्वार पर सड़क पर रुका। वे सभी शोकाकुल दिख रहे थे। उनके पीछे झांग होंगलेई, वांग यांजू और झांग नियानचैन एक दूसरे को सहारा देते हुए कारों से बाहर निकले। सबकी निगाहें आखिरी मिनीवैन पर पड़ीं। उस कार से कई लोग निकले। प्रिया ने सुना कि चरण का अवशेष आंगन के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा है और वह बेतहाशा उसकी ओर दौड़ी। स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े से ढकी मानव आकृति को देखकर वह लगभग बेहोश हो गई। पति, वह बुदबुदाई, पुकारी और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी। सफेद कपड़े को धीरे धीरे उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। स्ट्रेचर पर एक जला हुआ शरीर पड़ा था, जिसका ऊपरी हिस्सा और सिर खून से लथपथ था और कोई भी आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। प्रिया सहज ही एक कदम पीछे हटी और लू हुई और दूसरों की ओर देखने लगी। क्या ये चरण है? लू हुई के कुछ बोलने से पहले ही झांग होंगलेई और वांग यांजू वहां पहुंच गए। दोनों ही बहुत दुखी लग रहे थे। वांग यांजू बेकाबू होकर रो रहा था। जांच दल ने कहा है कि यह वही है। उसका चेहरा गलती से फट गया था, इसके अलावा उसके बाकी चेहरे भी चरण जैसे ही हैं। वो प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। सौभाग्य से झांग कियान और अन्य लोग तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। प्रिया स्ट्रेचर पर पड़े शव के पास गई, कुछ पल उसे गहराई से देखती रही और फिर अचानक जोर से सिसकने लगी। चरण, वो तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोते हुए उसका शरीर टेढ़ा हो गया और वह तुरंत फिर से बेहोश हो गई। मैडम, तियान, भाभी। दृश्य तुरंत अफरा तफरी में बदल गया और सभी ने जल्दी से प्रिया की हालत देखी। उसे बेहोश देखकर वांग यानजू और झांग होंगलेई ने अपने आंसू पोंछे और झांग कियान और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे पहले प्रिया को ले जाएं, घर में वापस ले जाएं और फिर स्ट्रेचर पर अवशेषों को अंदर ले जाएं। पति, प्रिया अचानक बिस्तर से उठ बैठी, उसके चेहरे पर कुछ स्तब्ध भाव थे। उसका रोना सुनकर वांग यांजू जल्दी से नन्हे के रान को गोद में लेकर आया। उसकी आंखें लाल थीं और प्रिया की ओर उसकी निगाहें हृदय विदारक थीं। तियान, अब चरण, वह चला गया है। तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वांग यांजू ने आंसू रोकते हुए सलाह दी। जब प्रिया ने उसे केरान को पकड़े हुए देखा तो उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर केरान को उसकी बाहों से ले लिया। उसने केरान के छोटे से शरीर को गले लगाया और सिसकने लगी। रान, उसे बच्चे को कसकर पकड़े हुए इतना दुखी देखकर आसपास के सभी लोग चुप हो गए। झांग होंगलेई ने भारी स्वर में कहा, बहू, मुझे पता है कि आपको दर्द हो रहा है, लेकिन अब चरण एक दुर्घटना के कारण चला गया है। हमें अभी भी उसके अंतिम संस्कार पर चर्चा और व्यवस्था करनी है। ये सही है भाभी, भाई को शांति से आराम करने दो। झांग नियानचैन ने महसूस किया कि उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी और उसका दिल धड़क रहा था, ऊपरी शरीर के बारे में सोचकर, विशेष रूप से सिर, जो विस्फोट से खून से लथपथ था। चरण की मौत बहुत भयानक थी। प्रिया कुछ देर तक रोई, फिर उसने अपनी लाल आंखें उठाईं और झांग होंगलेई और वांग यांजू को देखते हुए कहा, मैं पिता और माता की बात मानूंगी, ये सिर्फ मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है। वो उसका पीला हतप्रभ चेहरा देखकर वांग यांजू ने जल्दी से जवाब दिया, हम यहाँ हैं तियान, चिंता मत करो। चरण का अंतिम संस्कार निश्चित रूप से अच्छी तरह से किया जाएगा। धन्यवाद। प्रिया ने दोनों को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और केरान को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। तियान को अब केरान की देखभाल करने की जरूरत है और वह गर्भवती है। हम उसे अब और उत्तेजित नहीं होने दे सकते। वांग यांजू ने कहा, हो सकता है कि यह बच्चा चरण के लिए एक बेटा हो सकता है। उसे पीड़ित न होने दें। आइए कड़ी मेहनत करें और चर्चा करें कि हमारे बेटे के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कैसे करें। झांग होंगलेई ने सिर हिलाया, बटलर वांग और अन्य को बुलाया और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। अंतिम संस्कार और स्मारक की आपूर्ति खरीदने के अलावा उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों को भी सूचित करने की आवश्यकता थी। झांग होंगलेई ने यह कार्य बटलर वांग को सौंपा, क्योंकि बटलर वांग के पास चरण के रिश्तेदारों और दोस्तों की संपर्क जानकारी का विस्तृत रिकॉर्ड था। झांग होंगलेई के निर्देशों के तहत बटलर वांग ने उन लोगों को सूचित करने के लिए फ़ोन किया जो चरण के अपेक्षाकृत करीब थे। साथ ही उसके नाम से चलने वाली कंपनियों के जिम्मेदार व्यक्ति और प्रिया का परिवार शरत और विक्रम हुआंगान काउंटी में रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सबसे तेजी से पहुंचे। अचानक चरण की दुर्घटना की खबर सुनकर उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। ये चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या थी, ये कैसे संभव हो सकता है? वे स्वयं देखने के लिए तेजी से गाड़ी चलाकर गए। फुयुआन पहुंचने पर शरत और विक्रम को फुरुई प्रांगण के मुख्य हॉल में आमंत्रित किया गया।
जब उन्होंने लिविंग रूम के पीछे एक कपड़े से ढकी आकृति को देखा तो दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। तियांगे, शरद कुछ कदमों में आगे बढ़ा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और सफ़ेद कपड़े को वापस खींच लिया। सफ़ेद कपड़ा हट गया, जिससे अतुलनीय रूप से दुखद शरीर प्रकट हुआ। शरद ने अपने सामने पड़ी लाश को देखा, जिसका रूप वह पहचान नहीं सका, और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ये क्या, ये तियांगे है? उसकी आवाज़ भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। मास्टर, तियांगे। झांग जिनिंग और विक्रम की आवाज़ में भी अविश्वास था। कोई भी उनके सामने पड़ी लाश को चरण से नहीं जोड़ सका। वांग यंजू ने बगल से अपने आंसू पोंछे और कहा, यह वास्तव में चरण है। उसे बुरे लोगों ने अगवा किया था और भागने के दौरान उसके शरीर का आधा हिस्सा एक ग्रेनेड से नष्ट हो गया था। उसके पिता और मैंने इसकी पुष्टि की है। वह वास्तव में चरण है। वो शरद, विक्रम और झांग जिनिंग अभी भी स्तब्ध थे, यह मानने को तैयार नहीं थे कि चरण जैसा जीवित व्यक्ति अचानक चला गया। विक्रम अचानक लाश के जूते उतारने के लिए दौड़ा। जब उसने लाश के दाहिने पैर के तलवे पर एक काला जन्मचिन्ह देखा तो वह 2 कदम पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। शरद ने भी वह जन्मचिन्ह देखा। वह और विक्रम जब हाई स्कूल में थे तब चरण के साथ एक ही छात्रावास में रहते थे। क्यों? यह इस तरह क्यों हुआ? शरद जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और जमीन पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। विक्रम की दृष्टि और भी धुंधली हो गई और उसके दिल में दुख उमड़ आया। तियांगे। मास्टर, इतने कम उम्र के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? झांग जिनिंग बेकाबू होकर रो रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उनके चेहरों पर पीड़ा भरे भाव देखकर झांग होंगलेई और वांग यानजू ने आह भरी और जल्दी से उन्हें उठाने के लिए गए। मेरा तियान साओजी कहाँ है? शरद ने अचानक झांग होंगलेई का हाथ झटक दिया और जल्दी से पूछा। उसने प्रिया को लिविंग रूम में नहीं देखा था। तियान, वह झांग होंगलेई ने शरद और अन्य लोगों को प्रिया की गर्भावस्था, उसके 2 बेहोशी के दौरों और कैसे वह और अधिक उत्तेजना नहीं झेल सकती के बारे में बताया। शरद और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव और भी अधिक दुखी हो गए। क्या हमें सिस्टर तियान से मिलना चाहिए? झांग जिनिंग का गला थोड़ा रुंध गया था क्योंकि उसने विक्रम और शरद से उनकी राय पूछी थी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। शरद ने एक गहरी सांस ली। झांग होंगलेई और वांग यानजू का अभिवादन किया। वांग यंजू ने तुरंत निर्देश दिया, जब आप तियान से मिलने जाएं तो कृपया उसे अच्छी तरह दिलासा दें और ध्यान रखें कि उसे उत्तेजित न करें। अगर वह भावुक हो जाती है और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम मृतक चरण को निराश कर रहे होंगे। आंटी, चिंता न करें, हम समझते हैं। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और झांग जिनिंग और शरद के साथ प्रिया को ढूंढने चला गया। प्रिया ने सुना कि वे आ गए हैं और के रान को पकड़े हुए बिस्तर से उठ गई। उसने झांग कियान, झोऊ मिंगक्सिया और चेन युवानकियू को पहले जाने के लिए कहा और शरद, विक्रम और झांग जिनिंग से कुछ देर अकेले में बात की। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद शरद और उसका समूह वहां से चला गया और मुख्य हॉल में लौट आया। ये देखकर कि शोक हॉल की चीजें पहले से ही तैयार थीं, वे सभी फूट फूट कर रोए और वेदी के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ घंटों बाद चरण के नाम से जुड़ी कंपनियों के जिम्मेदार व्यक्ति भी एक एक करके पहुंचे। वे भी चरण की अचानक मृत्यु की खबर पाकर बहुत स्तब्ध थे। जब उन्होंने शोक सभा में कपड़े से ढकी की लाश देखी तो उन्हें लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। हालांकि चरण ने कभी कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया था, लेकिन विकास की मुख्य दिशाएं और योजनाएं, यहां तक कि मुख्य उत्पाद तकनीक, सब उसी की देन थीं। अब जब वह अचानक चला गया तो उनका क्या होगा? सुबह 4 बजे प्रिया का परिवार, डू परिवार, रातों रात हेलीकॉप्टर से हुआंगान काउंटी पहुंच गया। शोकसभा कक्ष देखते ही सबकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। अपने परिवार को आते देख प्रिया खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। आज नए साल की पूर्व संध्या है, क्यों आप लोग हमारे साथ इतना क्रूर क्यों हैं? तियान, अपनी दुखी बेटी को देखकर वेन लिजुन का दिल दुख गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जल्दी से प्रिया को गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाए। प्रिया सिसक उठी और वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में भारीपन का एहसास हुआ। झांग होंगलेई और वांग यानजू ने खुद को संभाला और डू परिवार का अभिवादन किया। इस बार डू जियांगुओ और ओल्ड मास्टर डू को छोड़कर डू परिवार के लगभग सभी लोग आए थे। यहां तक कि डू वेई भी साथ आया था। डू परिवार पहले से ही चिंतित था जब उन्होंने सुना कि चरण पिछले 2 दिनों से लापता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नए साल की पूर्व संध्या पर ऐसी विनाशकारी खबर मिलेगी। तियान, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे पेट में अभी भी केरान और बच्चा है, तुम उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं होने दे सकती। वेन लिजुन को प्रिया की गर्भावस्था के बारे में पता था, जिससे वह और भी दुखी और व्यथित महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी और दामाद के बीच अच्छे संबंध हैं, और अब जब चरण के साथ अचानक कुछ हो गया था तो उसे डर था कि प्रिया इसे सहन नहीं कर पाएगी। तियान, चिंता मत करो, हम अंत तक जांच करेंगे और चरण को मारने वाले हत्यारे को पकड़ लेंगे। डू झेंगटिंग गुस्से से भरा चेहरा लिए खड़ा था।
वे जासूस बहुत उग्र थे। वे मरने के लायक थे। मम, प्रिया ने सूंघी और उसके चेहरे पर फिर से बेकाबू आंसू बहने लगे। वह गर्भवती थी और अत्यधिक दुखी थी। सभी को चिंता थी कि उसके साथ कुछ और हो सकता है, क्योंकि चरण का शरीर पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो गया था। डू जेंगटिंग ने उसके अवशेषों को तैयार करने में मदद के लिए एक फोरेंसिक डॉक्टर की व्यवस्था की, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उसका चेहरा अपनी मूल उपस्थिति में बहाल नहीं हो सका। झांग होंगलेई और वांग यानजू की राय जानने के बाद उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि शव को जिंग शहर में झांग परिवार की पैतृक कब्र में दफनाया जाए। आखिरकार वे चरण के जैविक माता पिता थे और डू परिवार को इस मामले पर कोई राय देना मुश्किल लग रहा था। जब तक प्रिया सहमत थी, स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबकी निगाहों के नीचे प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। वाह वाह, बहु शुक्रिया। वांग यानजू की आंखों में आंसू आ गए और उनकी नज़र प्रिया की ओर कृतज्ञता से भर गई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि प्रिया चरण को यहीं जियांग शहर में दफनाया जाना था। सभी ने इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी की। लोगों का एक समूह शववाहन के साथ जिंग शहर की ओर चल पड़ा। काफिला बहुत लंबा था और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। कई राहगीरों ने पूछा, किसके परिवार में मृत्यु हुई है? इतना भव्य प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? कई घंटों के बाद अंतिम संस्कार का जुलूस आखिरकार जिंग शहर पहुंचा और सभी लोग झांग होंगलेई और वांग यानजू के साथ झांग परिवार के कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। झांग एक बड़ा उपनाम है और इस पैतृक कब्रिस्तान में कई कब्रें थीं। झांग होंगलेई ने पहले ही अपने छोटे भाई झांग होंगजियांग को दफनाने के लिए एक जगह तैयार करने के लिए कह दिया था। इसी समय शववाहन कब्रिस्तान में पहुंचा और सभी के दुख के बीच ताबूत को धीरे धीरे कब्र में उतारा गया। प्रिया अत्यधिक दुख से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। इस समय वेन लिजुन और डू वेई कार में उसकी और केरान की देखभाल कर रहे थे। सभी ने यह भी महसूस किया कि उसे इस क्रूर दृश्य का प्रत्यक्षदर्शी न बनने देना ही बेहतर था, इसलिए उन्होंने उसे जगाने के लिए मजबूर नहीं किया। जैसे ही धरती ने ताबूत को ढक लिया, एक नई कब्र धीरे धीरे सभी की आंखों में आकार लेने लगी। झांग होंगलेई और वांग यानजू बेकाबू होकर रोए, जमीन पर फैल गए, खड़े होने में असमर्थ थे। झांग न्यानचैन जोर से चिल्लाया, लगातार चिल्ला रहा था, भाई वापस आ जाओ, मत मरो। डू परिवार ने भी खामोशी से आंसू बहाए। शरद, विक्रम और अन्य लोग और भी ज्यादा दुखी थे। कब्रिस्तान में अंतिम विदाई के बाद झांग होंगलेई और वांग यानजू के निमंत्रण पर सभी ने पहले झांग परिवार के निवास पर विश्राम किया। लिविंग रूम में डू परिवार और झांग परिवार एक साथ बैठे थे। सभी प्रिया को देख रहे थे, जो कि रान को पकड़े हुए थी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल थीं। अब जबकि चरण वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन तियान तियान निश्चिंत रहो, हम अभी भी यहाँ हैं और हम उसकी अच्छी देखभाल जरूर करेंगे। वांग यानजू ने रूधे स्वर में कहा, पिछले 20 सालों से हम माता पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि उसे पहचानने के बाद और 1 साल से भी कम समय में ऐसा कुछ हो जाएगा। सच में जिंदगी अप्रत्याशित होती है। प्रिया ने केरान को थाम लिया और वह खाली आंखों से घूर रही थी, मानो वांग यानजू की बातें सुन ही नहीं रही हो। झांग होंगलेई ने बगल से कहा, चरण के नाम वाली कंपनियों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरद और विक्रम की मदद से और उनके प्रबंधन में हमारी मदद से कोई समस्या नहीं होगी। तियान तियान, हम भी तुम्हारे लिए यहाँ हैं। वेन लिजुन ने लाल आंखों से कहा, यदि आप फुयुआन में रहना जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ फुयुआन में रहूंगा। यदि आप वातावरण में बदलाव चाहते हैं तो हम आपको और केरान को जिंग सिटी ले आएंगे। वांग यानजू ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, तियान तियान, आप हमारी बहू हैं और आपकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब से आप और केरान यहाँ जिंग सिटी में क्यों नहीं रहते? प्रिया ने देखा, उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश और धीमी थी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं फुयुआन वापस जाना चाहती हूँ। वेन लिजुन और वांग यानजू दोनों उसे इस तरह देखकर चुप हो गए। ठीक है, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। दोनों परिवारों ने प्रिया की इच्छाओं को प्राथमिकता दी। कुछ चर्चा के बाद सभी ने चरण के नाम पर कंपनियों की व्यवस्था की। चरण की अन्य कंपनियां अब प्रिया के नाम पर स्थानांतरित हो गईं और झांग होंगलेई उन्हें प्रबंधित करने में मदद कर रहे थे। चर्चा के बाद सभी ने एक रात के लिए झांग परिवार के निवास पर आराम किया और अगले दिन वे एक साथ हुआंगान काउंटी लौट आए। फुयुआन हर कोई जिंग सिटी से वापस आ गया था और जैसे ही वे कार से बाहर निकले, एक गर्भवती महिला अचानक बगल से भागी। उसका प्रकट होना काफी अचानक था और अंगरक्षकों ने जल्दी से ऊपर जाकर उसे रोक लिया। महिला ने अंगरक्षकों के हाथों में कड़ी मशक्कत की, जबकि तीखी आवाज में चिल्लाया, मुझे जाने दो। मेरे पास प्रिया को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मेरे पास चरण के बारे में एक खबर है जो मुझे उसे बतानी है। प्रिया डू वेई और झांग न्यानचैन की मदद से कार से बाहर निकली। यह आवाज सुनकर उसने अचानक उस महिला की दिशा में देखा।
जब पवनी ने प्रिया को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और उसने जल्दी से उसकी ओर हाथ हिलाया। तियान 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 तियान, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी खबर बतानी है। प्रिया कुछ कदम पवनी की ओर बढ़ी और पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? चरण की पृष्ठभूमि समस्याग्रस्त है। पवनी ने झांग होंगलेई और वांग यानजू की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, वे चरण नहीं हैं के जैविक माता पिता, वे दोनों झूठे हैं। जैसे ही पावनी ने ये कहा, हर कोई चौंक गया। सबकी निगाहें अनायास ही झांग होंगलेई, वांग यानजू और झांग नियांचन पर पड़ गईं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? वांग यानजू और झांग होंगलेई दोनों के चेहरे सदमे से भरे थे। दूसरी ओर झांग नियांचन की आंखों में तुरंत घबराहट के संकेत दिखाई दिए। मैंने कहा था आप चरण के जैविक माता पिता बिल्कुल नहीं हैं। पावनी ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। उसकी आंखें आक्रोश से भरी वांग यानजू और झांग होंगलेई को घूर रही थीं। झांग होंगलेई का चेहरा काला पड़ गया और उसने पवनी को नाखुश होकर घूरा। पवनी, चरण का शरीर अभी भी गर्म है, अचानक यहाँ आकर ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है? वांग यानजू का चेहरा भी गुस्से से पीला पड़ गया। पवनी, तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरे बेटे का अभी अभी निधन हुआ है, यहाँ आकर ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है? प्रिया और बाकी लोगों ने पवनी की ओर देखा, फिर झांग के 3 सदस्यों वाले परिवार की ओर, और उनकी आंखों में आश्चर्य और संदेह के भाव उभर आए। डू जेंगटिंग का चेहरा सीधा हो गया और उसने पवनी की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है? सबको अपनी ओर देखते देखकर पवनी ने जल्दी से कहा, झांग होंगलेई और वांग यानजू ने मेरे पिताजी को रिश्वत देकर झूठ गढ़ा था कि चरण एक बच्चा था जिसे उन्होंने उस समय पाला था। असल में चरण मेरे पिताजी का जैविक पुत्र है और वह मेरा जैविक छोटा भाई भी है। क्या? सबके दिल कांप उठे और प्रिया गौर से पवनी को देखने लगी। यहाँ हमारी बदनामी मत करो। झांग होंगलेई ने आंखें चौड़ी करके कहा, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और हमने पितृत्व परीक्षण भी करवाया है। हम खून के रिश्ते के हैं। यूं ही बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें फंसाने की कोशिश मत करो। पवनी, तुम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? जब तुम्हारे पिताजी ने सच कहा था तो तुम भी वहां मौजूद थीं। वांग यानजू ने अपनी छाती पकड़ ली, उसका चेहरा शिकायत और आक्रोश से भरा था। पवनी ने व्यंग्य किया, कौन जाने, शायद उस पितृत्व परीक्षण के नतीजे फर्जी हों। झांग होंगलेई, वांग यानजू, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम चरण के जैविक माता पिता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने मेरे पिताजी को रिश्वत दी और चरण को धोखा देने के लिए उनके साथ साजिश रची। अगर मेरे पिताजी ने गलती से यह बात नहीं बताई होती तो मुझे डर है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि यह आश्चर्यजनक धोखाधड़ी फर्जी थी। पवनी ने उसकी कमर पकड़ ली, उसका चेहरा गहरे दुख से भर गया। मुझे तो शक है, क्या मेरे भाई चरण को भी तुमने मारा होगा? झांग परिवार, इतना बड़ा घोटाला रचने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? उसके शब्दों से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। प्रिया ने झांग होंगलेई, वांग यानजू और झांग नियांचन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शक के भाव उभर आए। क्या उसने जो कहा वो सच है? नहीं नहीं, तियान तियान, उसकी बकवास पर यकीन मत करो। हम चरण के जैविक माता पिता हैं, यह नकली कैसे हो सकता है? मुझे पता है, किसी ने पवनी को रिश्वत दी होगी हमें फंसाने के लिए। झांग होंगलेई और वांग यानजू के चेहरों पर घबराहट के भाव थे। तभी प्रिया के बगल में खड़ी झांग नियांचन के पैर कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। पापा, मम्मी, बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब न मानने का क्या फायदा? झांग नियांचन बुदबुदाई, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, इस तरह का धोखा देर सवेर उजागर हो ही जाएगा। झांग होंगलेई और वांग यानजू के शरीर कांप उठे और दोनों ने एक साथ झांग नियांचन की ओर देखा, बहुत घबराए हुए। तुम तो बिल्कुल शैतान हो। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी निगाहें नफरत से भर गईं जब उसने उन दोनों को देखा। चरण के लंबे समय से प्रतीक्षित जैविक माता पिता नकली निकले। नकली? कितनी विडंबना है। शरत और विक्रम अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़े, उनके चेहरे गंभीर थे जब उन्होंने झांग होंगलेई और वांग यानजू, बोलना, मेरे तियांगे को तुमने मारा था या नहीं? झांग होंगलेई, उनके आभामंडल से दबा हुआ, डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, ये हमने नहीं किया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमने नहीं किया। आह! उसकी बात पूरी होने से पहले ही शरत ने झांग होंगलेई के चेहरे पर सीधा मुक्का मार दिया। झांग होंगलेई चीखा और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, विक्रम ने उसकी कमर में लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वांग यानजू चीखा, दौड़कर झांग होंगलेई को उठाने की कोशिश की। डू जेंगटिंग का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने पहरेदारों को झांग परिवार के 3 सदस्यों को रोकने का आदेश दिया था। उन्हें सुरक्षित रूप से बांधने के बाद सभी लोग पवनी को फुरुई आंगन के बैठक कक्ष में ले आए। मैं तुम्हें ईमानदारी से कबूल करने का मौका दे रहा हूं ताकि तुम शारीरिक पीड़ा से बच सको। डू जेंगटिंग कुर्सी पर बैठ गया, उसके चेहरे से एक वरिष्ठ और जानलेवा इरादे का तीखा आभास निकल रहा था।
बोलो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या चरण की घटना आपसे संबंधित है? झांग होंगलेई, वांग यांजू और झांग नियांचैन बंधे हुए थे, उनके चेहरे कागज की तरह पीले, दहशत से भरे हुए थे। झांग होंगलेई ने निगल लिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसने कहा, हम ईमानदारी से कबूल करते हैं, कृपया हमें जाने दें, हम थोड़ी देर के लिए भटक गए थे, अब हम वास्तव में जानते हैं कि हम गलत थे। जल्दी बोलो। डू यानशू ने अपनी कमर से पिस्तौल को मेज पर जोर से पटक दिया, दहाड़ते हुए। वांग यांजू और अन्य कांप उठे, लगभग चीख पड़े। झांग होंगलेई ने डरी हुई आंखों से डू यानशू की दिशा में देखा और जल्दी से कहा, हमने चरण का प्रतिरूपण किया कि माता पिता और हमारे रिश्तेदार को खोजने आए थे, केवल उसकी संपत्ति की लालसा में। हाँ, जब हमने अखबार में चरण की तस्वीर देखी तो हमने पाया कि वह मेरे आदमी के लगभग 60 से 70% समान दिखता था। वांग यानजू ने बीच में कहा, बाद में उसकी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद हमें पता चला कि वह बहुत अमीर था और फिर उसके अपने परिवार के साथ संबंध बहुत खराब थे, यहाँ तक कि उसके पिता भी जेल में थे, इसलिए हमें उसके माता पिता का प्रतिरूपण करने का विचार आया। वो इतना अमीर था कि अगर हम उसके साथ जुड़ पाते तो भविष्य में हम जरूर दौलत और ऐशो आराम का लुत्फ उठा पाते। किन झेंगबुओ को रिश्वत देने का मामला और पितृत्व परीक्षण, ये सब तुमने पहले से तय कर रखा था? प्रिया ने दांत पीसते हुए पूछा। हम लोगों को जानते हैं, यहाँ जियांग शहर में पितृत्व परीक्षण प्रयोगशाला में हमारे लोग हैं। झांग होंगलेई ने घबराहट में कहा, हमने सबसे पहले किन झेंगबुओ से संपर्क किया और पता चला कि वो जेल में मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, इसलिए हमने उसे जेल में अच्छा खाना पीना देने का वादा किया और हर महीने उसके लिए एक निश्चित रकम जमा करने का वादा किया, जिसका इस्तेमाल भविष्य में जेल से रिहा होने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति के लिए किया जाएगा। वो बस यूं ही मान गया। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हाँ, वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया, और फिर जब हमने इस बारे में बात की तो हमने चरण को ये यकीन दिलाने के लिए कई झूठ गढ़े कि वो एक बच्चा है जिसे किन झेंगबुओ ने उठाया था और वो हमारा बहुत पहले खोया हुआ दोस्त है। बच्चे, वांग यंजू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कहा, तुम सच में मौत के लायक हो। प्रिया अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सकती थी। वह आगे बढ़ी और वांग यंजू को कई बार बाएं और दाएं थप्पड़ मारे। पिटाई से वांग यंजू के गाल सूज गए और वह बार बार दर्द से चिल्लाई, लेकिन वह बच नहीं सकी। प्रिया की छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और तेज थीं। क्या चरण की मौत का आपसे कोई संबंध है? नहीं, चरण की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम केवल धन चाहते थे, हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। झांग होंगलेई बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। प्रिया ने देखा कि झांग होंगलेई बोल नहीं रहा था और उसकी निगाहें वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर टिक गईं। आखिरकार उसकी नज़र झांग नियांचैन पर पड़ी और उसकी आंखें बेहद जटिल हो गईं। झांग नियांचैन, क्या तुम भी शुरू से ही चरण और मुझे धोखा दे रहे थे? झांग नियांचैन का चेहरा दर्द से भर गया और जब प्रिया ने उससे पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे कुछ देर पहले ही पता चला जब मैंने उन्हें बातें करते सुना। झांग नियांचैन की आवाज़ भर्रा गई। मैंने उन्हें तब समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और मुझसे किसी को न बताने की विनती की, और मैं बस। प्रिया की नज़रें उसे देखते हुए पूरी तरह से ठंडी हो गईं। इससे पहले वह और चरण झांग परिवार को सचमुच रिश्तेदारों की तरह मानते थे और वे झांग नियांचैन से सच्चा प्यार करते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब सिर्फ एक धोखा था। उन्हें ले जाओ और उनसे पूछताछ जारी रखो। हमें ये पता लगाना होगा कि चरण की मौत का उनसे कोई संबंध है या नहीं। डू जेंगटिंग ने देखा कि अब और जानकारी नहीं निकाली जा सकती, इसलिए उसने हाथ हिलाकर गार्डों को झांग परिवार को ले जाने की तैयारी कर ली। प्लीज़, हमें जाने दो, हम सच में जानते हैं कि हम गलत थे। चरण की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वांग यांजू और झांग होंगलेई बार बार विनती कर रहे थे, उनकी आवाज़ें दहशत से भरी हुई थीं। क्या सच में तुमसे कोई लेना देना नहीं? तुम तो अपना नाम पूरी तरह से साफ करना जानते हो। दूर से एक धीमी गहरी आवाज़ आई और जब वहां मौजूद सभी लोगों ने ये जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। चरण उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके पीछे कई पूरी तरह से हथियारों से लैस विशेष बल के सैनिक थे। पति चरण तियांगे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और उसकी ओर दौड़ पड़े, तुरंत चरण को घेर लिया। प्रिया ने खुद को सीधे चरण की बाहों में फेंक दिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पति, बूहू, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम सुरक्षित हो, ये बहुत अच्छा है। तियांगे, आखिर हुआ क्या था? चरण, क्या तुम ठीक हो? सभी ने चिंता से चरण को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। झांग होंगलेई, वांग यांजू और झांग नियांचैन चरण को देखकर बुरी तरह हिल गए। ये कैसे संभव है? भाई, तुम मरे नहीं हो। झांग नियांचैन की आंखों में भी सुखद आश्चर्य का भाव दिखाई दिया।
उसने अपने सामने खड़े चेहरों को देखा, हर एक चिंता से भरा हुआ था और उसके दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया को गले लगा लिया और उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाए। मैं ठीक हूँ, सब चिंता मत करो, जो मरा है वो मैं नहीं था। एक पल सबको दिलासा देने के बाद उसकी नज़र झांग होंगले और वांग यानजू पर गहरी हो गई। क्या अब भी तुम दोनों जिद्दी हो? चरण को घूरते देख झांग होंगले और वांग यानजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। झांग होंगले का चेहरा हैरानी से भर गया। क्या सच में? चरण ने व्यंग्य किया। कोई बात नहीं, तुम्हारे वरिष्ठ के वरिष्ठ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये सुनकर झांग होंगले और वांग यानजू के हाव भाव एकदम बदल गए। तुम झांग होंगले ने चरण की तरफ देखा, पूरी तरह से अपना संयम खो दिया, यहाँ तक कि हकला भी गया। वांग यानजू तो और भी ज्यादा व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म जैसे शब्द बुदबुदा रहा था। चरण ने हाथ हिलाकर गार्डों को झांग परिवार के सदस्यों को ले जाने का इशारा किया। भाई झांग न्यानचैन पीछे मुड़ा, चरण की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। चरण ने अपना सिर घुमाया, उसकी निगाहें ठंडी थीं। जैसे ही उसने उसे देखा, कोई भाव नहीं था। झांग न्यानचैन अनायास ही कांप उठी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, चरण ने उदासीनता से भरे चेहरे के साथ कहा। चरण न्यानचैन निर्दोष है, उसने हमारी योजना में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया उसे जाने दो। वांग यानजू अचानक पीछे मुड़ने की कोशिश करता हुआ विनती भरे चेहरे के साथ चरण पर चिल्लाया। वह निर्दोष है, चरण ने ठंडे स्वर में उपहास किया। वह जानती थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और उसने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश रची। वह निर्दोष कैसे हो सकती है? वांग यानजू अवाक रह गई, जवाब देने में असमर्थ। झांग न्यानचैन का दिल भी मानो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। आंसुओं ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया और उसका दिल अंतहीन पछतावे और पश्चाताप से भर गया। हाँ, उस दिन उसने वांग यानजू और झांग होंगले की बातचीत साफ साफ सुन ली थी, फिर भी उसने उन्हें इसे छिपाने में मदद की, चरण को बुरी तरह धोखा दिया। उसने अपने प्रति चरण की दयालुता को कम कर दिया था। झांग न्यानचैन ने अपना सिर नीचा कर लिया, अब चरण की ओर देखने में शर्म आती है। पहरेदार झांग परिवार को ले गए और बैठक में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत चरण से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उस लाश के साथ आखिर हुआ क्या था? चरण, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे जब तुम गायब हो गए थे? डू झेंगटिंग ने पूछा। सभी चरण की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए उत्सुक कि आखिर हुआ क्या था। चरण ने सबकी तरफ देखा, खास लोगों को अपने पास रखते हुए और बाकियों को पहले जाने के लिए कहा। इस मामले की अंदरूनी बातें ऐसी नहीं थीं जो कोई भी सुन सके। उस दिन मुझे वांग यानजू का फोन आया, जिसमें मुझे एक अंतिम संस्कार के लिए जिंग शहर जाने के लिए कहा गया था। चरण को पहले से ही इस बात का शक था कि झांग होंगले और वांग यानजू उसके जैविक माता पिता नहीं हैं। जब उसने लोगों को पूरी जांच के लिए भेजा तो उसे कुछ सुराग जरूर मिले। संयोग से अंतिम संस्कार के लिए जिंग शहर की इस यात्रा का फायदा उठाकर चरण और ओल्ड मास्टर डू ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। ये योजना एक योजना के भीतर एक योजना थी, एक चाल के भीतर एक चाल। झांग होंगले और वांग यानजू दोनों ही देश में छिपे जासूस थे। बहुत पहले चरण की विमान और जहाज डिजाइन करने की क्षमता देखकर उन्होंने गुप्त रूप से उसे निशाना बनाकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किन झेंगुओं को रिश्वत दी और एक पितृत्व परीक्षण संस्थान के साथ मिलकर चरण को यह विश्वास दिलाया कि वे उसके रक्त संबंधी हैं। बाद में उन्होंने धीरे धीरे चरण को अपने प्रति अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर दिया। जब बाद में शस्त्र अनुसंधान विभाग में चरण ने हथियार डिजाइन करने में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सचमुच संयोग से एक बेजोड़ खजाना मिल गया है। बाद में उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी से चरण का अपहरण करने और उसे गुप्त रूप से अपने इस्तेमाल के लिए विदेश ले जाने का आदेश मिला। इसके बाद जासूसों के इस समूह ने बेतहाशा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वे झांग होंगले और वांग यानजू का पर्दाफाश नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंतिम संस्कार का इस्तेमाल चरण के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया। वांग यानजू के बुजुर्ग पिता, जिनके पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा था, को विक्षिप्त वांग यानजू ने खुद जहर दे दिया और उनकी असमय मृत्यु हो गई। उन्होंने समय का हिसाब लगाया और परिवार के अंतिम संस्कार के दिन ही बगल वाली गली में अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी। उन्होंने गुप्त रूप से भोजन के साथ छेड़छाड़ की, चरण को बेहोश कर दिया, उसे ओल्ड लेडी लिन के ताबूत के निचले डिब्बे में छिपा दिया और गुप्त रूप से उसे जिंग सिटी से बाहर ले गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह पक्का है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देश के पास भी कोई अतिरिक्त योजना और व्यवस्था होगी। जासूसों में कुछ भेदिया भी थे और चरण और ओल्ड मास्टर डू ने जासूस नेता को फुसलाने के लिए ये शानदार नाटक रचा। जासूसों में से भेदिया के साथ मिलकर चरण की सुरक्षा को अधिकतम किया जा सकता था। इसलिए जब चरण को गुप्त रूप से ले जाया गया और वह समुद्र में एक क्रूज जहाज पर जासूस नेता से मिलने वाला था,
ठीक उसी समय चरण और उसकी टीम ने जवाबी घेराव शुरू कर दिया। जब जासूस नेता को पता चला कि वह घिरा हुआ है, तब भी वह पूरे क्रूज जहाज को उड़ा देना चाहता था और चरण को नरक में ले जाना चाहता था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चरण को कोई नुकसान नहीं होगा। पहला, क्योंकि क्रूज जहाज पर छिपे विस्फोटकों को भेदिया पहले ही बदल चुका था। दूसरा, क्योंकि वे जो चरण ले गए थे उसे बीच रास्ते में ही बदल दिया गया था। तो फिर क्या इसका मतलब है कि वह लाश तुम्हारी ही थी? प्रिया का दिल डर से भर गया और उसने पूछा, नहीं, जहाज में विस्फोट नहीं हुआ था और मेरी जगह लेने वाला साथी भी सुरक्षित है। चरण ने सबको समझाना शुरू किया। उस मरे हुए इंसान को उन्होंने पानी गंदा करने और जांच दल की नजरों से दूर रखने के लिए बाहर फेंका था। आखिरकार मेरे लापता होने के बाद विभिन्न विभाग इतनी बारीकी से मेरा पीछा कर रहे थे। वे इसे जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहते थे ताकि सबको यकीन हो जाए कि मैं मर चुका हूं और वे अपनी सतर्कता कम कर दें। इस तरह वे चुपचाप कस्टम्स से निकल सकते थे। ये लोग डरावने हैं। हाँ, ये लोग सांप जितने जहरीले हैं। चरण ने दांत पीसते हुए कहा, तियान तियान, क्या तुम जानते हो कि वांग यानजू और झांग होंगली यहीं क्यों रुक गए और उनके साथ विदेश क्यों नहीं गए? प्रिया ने गहराई से सोचा और तुरंत उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई जिससे उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वे मेरे और केरान के साथ तुम्हें धमकाने के लिए रुके थे ताकि तुम उनके काम में उनकी मदद करो। वास्तव में उनका यही इरादा था। वे चिंतित थे कि अगर मुझे विदेश ले जाया गया तब भी मैं उनकी आज्ञा नहीं मानूंगा, इसलिए उन्होंने देश में बचे मेरे परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने की योजना बनाई, मुझे नियंत्रित करने और धमकाने की कोशिश की। चरण की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। बाकी सभी के हाव भाव भी बहुत गंभीर हो गए। जासूसों के इस समूह के दिमाग वास्तव में सतर्क थे। तुमने कहा था कि यह मेरे पिताजी के साथ बहुत पहले योजना बनाई गई थी। तुम्हारी योजना बहुत जोखिम भरी है ना? डू झेंगटिंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उनका स्वर असंतोष से भरा था। चरण, देश के लिए तुम्हारा महत्व स्वयं स्पष्ट है। वह ऐसी योजना कैसे बना सकते हैं? ये बात उनसे छिपाई गई थी। डू झेंगटिंग पूरी तरह से अनजान थे। ये देखकर चरण ने जल्दी से समझाया, ये भी एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मैंने सक्रिय रूप से सहयोग करने का अनुरोध किया था। मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास विशेष सुरक्षा थी और अंदर से बाहर तक अंडरकवर एजेंट काम कर रहे थे। वे लोग मुझ पर तब तक हाथ नहीं डालते जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। उन्नत हथियार डिजाइन करने में सक्षम एक शीर्ष प्रतिभा को उन जासूसों द्वारा आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। केवल जब उसे प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी तब वे विनाश के विचारों को पालते थे। यह अभी भी बहुत जोखिम भरा है और इससे भी अधिक इस घटना ने सभी को बहुत दुख पहुंचाया है। वेन लिजुन के रान को पकड़े हुए आगे बढ़ी। उसका स्वर तिरस्कार से भरा हुआ था। चरण, क्या आप जानते हैं कि तियान तियान फिर से गर्भवती है? आपकी मृत्यु की खबर सुनकर वह पिछले कुछ दिनों में कई बार बेहोश हो गई, खा नहीं पाई, सो नहीं पाई। पिछले 2 दिनों में उसने बहुत कष्ट सहे हैं। चरण की निगाहें केरान पर पड़ीं जो उसकी बाहों में थी और उसकी आंखें नरम पड़ गईं। प्रिया की गर्भावस्था की खबर सुनकर उसने उसे आश्चर्य से देखा। उसके बाद एक असहनीय दिल का दर्द हुआ। मुझे माफ करना तियान तियान, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें चिंतित किया। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है। मूल रूप से जब मैंने आपकी मृत्यु की खबर सुनी तो मेरा दिल इतना दुखा कि मेरा दम घुटने लगा। लेकिन जब वे उस शव को मेरे सामने लाए तो मुझे अचानक शांति महसूस हुई। मुझे पता था कि वह व्यक्ति आप नहीं थे। चरण ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मैंने सुना है कि शव पहचान से परे विकृत हो गया था। पत्नी प्रिया की आंखें हल्की लाल थीं। उसने चरण का दाहिना हाथ उठाया और उसकी बीच वाली उंगली के मोटे मोटे खुरदुरेपन को धीरे से सहलाया। तुम अक्सर लिखने और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कलम पकड़ते हो। तुम्हारी उंगलियां खुरदुरेपन से भरी हैं। और हाँ, मैंने खुद तुम्हारे नाखून काटे हैं। मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकती? जब चरण ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल भावनाओं और गर्मजोशी से भर गया। उसकी पत्नी वाकई बहुत समझदार, सतर्क और उसकी बहुत परवाह करने वाली थी। तियान तियान, तुम्हें तो पहले से ही पता था कि वह लाश चरण की नहीं थी? वेन लिजुन ने आश्चर्य से पूछा। मेरे मन में कुछ अस्पष्ट शंकाएं थीं। मुझे लगा कि चरण की हालत शायद बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सहयोग किया और बाद के दृश्यों को निभाया। अभिनय में सहयोग करना वास्तविक था और चरण की चिंता भी वास्तविक थी। आखिरकार प्रिया को नहीं पता था कि चरण क्या करने गया था। क्या वह अब सुरक्षित है? क्या वह सकुशल लौट पाएगा? ये विचार उसके दिल पर भारी पड़ रहे थे जिससे वह बेचैन हो रही थी, न खा पा रही थी, न सो पा रही थी। पहली बार बेहोश होने के अलावा उसके बाद के सभी बेहोशी के दौर झूठे थे। आखिरकार प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि ताबूत में पड़ा व्यक्ति चरण नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके सामने घुटने नहीं टेकेगी। बेहोश होने से चीजें बहुत आसान हो जाती थीं। प्रिया की बातें सुनकर सभी ने उसकी ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा। तियान तियान, तुम चालाक छोटी शैतान, तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया था।
वेन लिजुन ने आह भरी। हमें लगा कि उस समय तियानगे सचमुच मर चुकी है और हमें सचमुच ऐसा लगा जैसे हमारी आंखें धुंधली हो गई हों, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। तियान साओजी ने ही हमें बताया था कि वह तियानगे नहीं है और हमें खुद को उजागर नहीं करना चाहिए। शरद बगल से बोला। विक्रम ने भी जल्दी से सिर हिलाया। उस समय हमने सचमुच राहत की सांस ली। हमें लगभग लगा था कि हम सचमुच तियानगे को खो देंगे। चरण ने अपने दोनों अच्छे भाइयों की ओर देखा। उसकी आंखें भावनाओं और क्षमायाचना से भरी थीं। माफ करना डोंग जी ये मैंने इस बार तुम्हें चिंता में डाल दिया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे जैसी दिखने वाली एक लाश को बाहर फेंक देंगे जिससे सबको बेकार में चिंता हो रही है। फुयुआन में उन्होंने वास्तव में एक भव्य अंतिम संस्कार किया। चंद्र नव वर्ष के दौरान वे गहरे शोक से भर गए थे। जब तक आप ठीक हैं, इन चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल तियानगे, आपकी सुरक्षा नए साल की सबसे खुशी की बात है। लिविंग रूम में सभी ने चरण को घेर लिया जैसे कि उनके पास कहने के लिए अंतहीन बातें हों। चरण ने केरान को वेन लिजुन की बाहों से लिया और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। फुयुआन के अंदर हंसी और खुशी हवा में भर गई। बगल के आंगन में पवनी ने लिविंग रूम से आती हंसी सुनी। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। चरण अपने आसपास के सभी महत्वपूर्ण लोगों को पीछे छोड़ आया था, लेकिन उसे यहाँ लाया था। वह हमेशा उसके साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार करता था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से अपने पेट को सहलाया और मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चरण का मरा नहीं होना अच्छी बात थी। जैसे ही वह सोच रही थी, कदमों की एक स्थिर आहट सुनाई दी। पवनी ने ऊपर देखा और तुरंत एक प्रसन्न भाव प्रकट किया। चरण कमरे में आया। पवनी को एक उलझन भरे भाव से देख रहा था। कुछ समय पहले उसे वांग यानजू और झांग होंगलेई ने फंसाया था और वह सचमुच मानता था कि किन परिवार से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। किनजेंगुओ उसका जैविक पिता नहीं था और पवनी उसकी जैविक बहन नहीं थी। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया था तो उसे एहसास हुआ कि बेरहम दिखने वाला किनजेंगुओ वास्तव में उसका जैविक पिता था। और उससे पहले पवनी, वह भी उसकी जैविक बहन थी। पवनी को दो आंखों से गहराई से देखने के बाद चरण ने सीधे पूछा, तुम मुझे चेतावनी देने क्यों आए हो? ये सुनते ही पवनी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पिताजी से कुछ अफवाहें सुनी थी और जानती थी कि वे धोखेबाज हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं वहां पहुंची तो मैंने सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। मुझे शक था कि तुम्हारी मौत का संबंध इस जोड़े से है जो तुम्हारे जैविक माता पिता का ढोंग रच रहे थे, इसलिए मैं तियान को बताने के लिए दौड़ी ताकि वह वांग यानजू और उनसे सावधान रहे। क्या तुम हमेशा मुझसे असंतुष्ट नहीं रही हो? दूसरों को मुझे धोखा देते देखकर क्या तुम्हारा दिल खुशी से नहीं भर जाना चाहिए? चरण की आवाज़ धीमी थी। उसकी नज़रें पवनी पर टिकी थीं। पवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह घुटकर बोली, मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम अब भी भाई बहन हैं। अगर मैं खड़ी होकर तुम्हें मरते हुए देखती तो क्या मुझे तब भी इंसान माना जाता? चरण ने उसे यह कहते हुए सुनकर ज्यादा भावुकता नहीं दिखाई। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हो, मैं तुम्हारे पिछले किए को माफ कर दूंगी? पवनी ने नाक सिकुड़ी और उसके चेहरे पर से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था। चरण, तुम मुझे चाहे जैसे भी देखो, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। जब तक तुम अपनी बाकी जिंदगी किंदाजी के साथ अच्छे से रहोगी, मैं सक्रिय रूप से तुम्हारे साथ परेशानी मोल नहीं लूंगी। चरण ने कहा, मैं किसी से तुम्हें वापस भेजवा दूंगा। ठीक है। पावनी ने सिर हिलाया। उसने अपनी कमर पकड़ी और चरण के पीछे पीछे बाहर चली गई। केवल 2 कदम चलने के बाद उसने अचानक पूछा, पिताजी, वह मेरे पिता नहीं हैं। चरण की आवाज़ ठंडी थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। जासूसों के साथ शामिल होने से उसका जीवन खत्म हो गया है। मैं आपको सलाह देता हूं, भविष्य में उसे फिर से न देखना ही बेहतर है। पावनी का दिल कांप उठा। ठीक है। चरण उसे आंगन से बाहर ले गया और किसी को पावनी को किन फैमिली विलेज वापस भेजने का इंतजाम किया। दूसरी ओर उसने प्रिया और अन्य लोगों का अभिवादन किया, फिर कई अंगरक्षकों को लिया और नानचेंग जेल की ओर चल दिया। हुआंगान काउंटी, नानचेंग जेल। किनजेंगबुओ के मुंह में एक सिगरेट थी। उसे रोज मार पड़ती थी और वह पेट भर खाना भी नहीं खा पाता था। लेकिन हाल ही में उसे अच्छा खाना पीना मिल रहा है, यहाँ तक कि सिगरेट भी। जेल में भी वह बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। क्या मैं 2 कश ले सकता हूँ? मुझे 2 कश लेने दो। निकोटीन की तलब से ग्रस्त 2 कैदियों ने किनजेंगबुओ को घेर लिया, मानो उनके मुंह से लार टपक रही हो। किनजेंगबुओ ने, मानो कोई एहसान कर रहा हो, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और दोनों को एक एक सिगरेट दे दी। तुम दोनों, अगर अगली बार किसी ने मेरा सामान चुराने की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ खड़े होकर उसकी पिटाई करो। उसने दोनों कैदियों के कंधे थपथपाए और हंसा। कोई बात नहीं, किन।
दोनों कैदी अपनी सिगरेट जलाने के लिए झुके, एक गहरा कश लिया और तुरंत उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं आसमान की ओर उड़ रही हों। किन झेंगबुओ ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा, उसके दिल में श्रेष्ठता का भाव उमड़ रहा था। देखो, यही अंतर है। भले ही वह यहाँ जेल में है, जब तक उसके बाहर संबंध हैं, तब भी उसे तरजीही उपचार मिल सकता है। किन झेंगबुओ, आगंतुक, लाउडस्पीकर पकड़े हुए जेल प्रहरी ने मनोरंजन यार्ड के बाहर चिल्लाया। किन झेंगबुओ ने ये सुना और उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। उसे फिर से देखने कौन आ रहा था? क्या ये झांग परिवार के 2 लोग थे या पावनी? मन में सवाल लिए उसे जेल प्रहरी ने हथकड़ी लगाई और मुलाकात कक्ष में ले जाया गया। जब उसने देखा कि आगंतुक चरण वह शांति से अपने सामने बैठे किन झेंगबुओ को घूर रहा था, कुछ बोले नहीं, लेकिन हवा का तापमान लगातार कम होता जा रहा था। किन झेंगबुओ ने चरण से आती ठंडक महसूस की और खुद को थोड़ा असहज महसूस करने से नहीं रोक सका। तुम यहाँ किस लिए हो? उसने रूखेपन से पूछा। चरण की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या मैं तुम्हारा जैविक पुत्र नहीं हूँ? किन झेंगबुओ को उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला वाक्य कुछ ऐसा ही होगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से बोला, क्या मैंने तुम्हें पहले अतीत के बारे में सच नहीं बताया था? क्या तुमने अपने जैविक माता पिता को भी स्वीकार नहीं किया? तुम अचानक ये बात फिर से क्यों उठा रहे हो? मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल सचमुच कितना ठंडा और कठोर है। चरण के होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आए। किन झेंगबुओ, तुम सबसे घृणित और घृणित व्यक्ति हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। उसकी बातें सुनकर किन झेंगबुओ का चेहरा बहुत ही कुरूप हो गया। तुम यहाँ आखिर क्या करना चाहते हो? इस दौरान तुम जेल में खूब मजे कर रहे हो, है ना? तुम्हारा रंग गुलाबी हो गया है और तुम्हारा वजन भी बढ़ गया है। चरण का स्वर तीखे व्यंग्य से भरा था। क्या मुझे धोखा देकर और धोखा देकर तुम्हें यही मिला है? किन झेंगबुओ ने अनिश्चित निगाहों से चरण को देखा। कुछ पलों के लिए खुद को बचाने के लिए शब्द नहीं बचे। वह जेल में था और उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि झांग परिवार के सदस्यों ने चरण के सामने अपना भंडाफोड़ किया है या नहीं। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और वह बोल उठा, यह पावनी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या उस बेचारी लड़की पावनी ने भागकर तुम्हें कुछ बताया? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ था। चरण ने व्यंग्य किया। झांग होंगली और वांग यानजू देश में छिपे हुए जासूस हैं। किन झेंगबुओ, जासूसों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया था। क्या? जब किन झेंगबुओ ने चरण की बातें सुनी तो उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे, यह असंभव है। वह बुदबुदाया। उसकी आंखों में धीरे धीरे डर दिखाई देने लगा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं या नहीं। आखिरकार तुम जो जासूसों के संपर्क में रहे हो और उनका शोषण किया गया है, तुम्हें कानून द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। चरण ने उसे ठंडे भाव से देखा। किन झेंगबुओ, अब तुम्हें पछताने में बहुत देर हो चुकी है। किन झेंगबुओ का चेहरा घबराहट से भर गया। वह कुर्सी से उठा और चरण की तरफ गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम पुलिस को साफ साफ बता दो, मेरा उन दोनों जासूसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं निर्दोष हूँ बेटा, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता। चरण ने उसे अपने सामने झुककर दया की भीख मांगते देखा और उसके दिल में घृणा की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसके जैविक पिता वास्तव में ऐसे ही व्यक्ति थे, बिना भावना के, बिना गरिमा के, बिना विवेक के और यहाँ तक कि बिना नैतिकता के भी। नानचेंग जेल के रास्ते में चरण अभी भी गुस्से में था और वह अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। उसने किन झेंगबुओ को अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए एक अच्छी पिटाई करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने किन झेंगबुओ को इस तरह देखा तो उसे अचानक अपनी रुचि कम होती हुई महसूस हुई। वह बहुत पहले ही अपने सामने वाले व्यक्ति से हार मान चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। चरण ने उसे नहीं मारा। वह शांति से खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ शांत थी। तुम जीवन भर स्वार्थी रहे हो और अब तुम्हारे द्वारा बोए गए कड़वे फल को चखने का समय आ गया है। किन झेंगबुओ, जब तुम मरोगे तो कोई भी तुम्हारा शरीर नहीं लेगा। तुम्हारे भाग्य में सभी के द्वारा विश्वासघात होना और इस जीवन में बिना दफनाने की जगह के मरना लिखा है। ये कहकर उसने सीधे मुलाकात कक्ष का दरवाज़ा खोला, पैर उठाया और चला गया। किन झेंगबुओ व्याकुल लग रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चरण की ओर चिल्लाया, नहीं, मैंने जासूसों से कोई सांठगांठ नहीं की, मैंने नहीं की। चरण, वापस आओ बेटा, बेटा, मुझे पता है मैं गलत था, प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ। नानचेंग जेल से चरण के बाहर आते ही विशेष पुलिस अधिकारियों की एक टीम दौड़ी दौड़ी आई। अब इस जेल में छिपी गंदगी और कचरे को साफ करने का समय आ गया था। फुयुआन लौटकर चरण ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खाना खाया। उसने सभी से माफ़ी मांगी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह सच नहीं बता सकता था, इसलिए चरण ने बताया कि उसे बदमाशों ने अगवा कर लिया था और वह बाल बाल बच गया। उसने जासूसों के बारे में आम लोगों को कुछ नहीं बताया।
जिन रिश्तेदारों और दोस्तों को अंदर की कहानी पता थी, उन्हें भी साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि वे बाहर लापरवाही से बात न करें। खाने के बाद चरण और प्रिया ने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को विदा किया। डू परिवार लंबी दूरी तय करके आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए फुयुआन में ही रुक गया। चरण ने केरान को थामा, प्रिया का हाथ थामा और अपने कमरे में लौट आया। दरवाज़ा बंद करके उसने प्रिया को भी अपनी बाहों में भर लिया। अपनी पत्नी और बेटी को कसकर पकड़े हुए चरण ने प्रिया के माथे को चूमा। पत्नी, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। प्रिया की आंखों में समझदारी झलक रही थी और उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे गोपनीय मामलों के बारे में जितने ज़्यादा लोगों को पता चलता है, योजना के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और जानकारी लीक होना उतना ही आसान होता है। पतिदेव, मैं बस डरी हुई थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें सचमुच खो दूंगी। चरण ने उसके कंधों पर हाथ रखा और वे सोफे पर बैठ गए। वह फुसफुसाया, चिंता मत करो, मुझे भी मरने से बहुत डर लगता है। अगर मुझे इस बार पूरा यकीन न होता तो मैं ये जोखिम नहीं उठाता। अंधेरे में छिपे ये जासूस हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। इस ऑपरेशन की सफलता उनके दशकों पुराने इंतजामों को बर्बाद कर सकती है। यह मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद है। आखिरकार चरण लगातार दूसरों के निशाने पर नहीं रहना चाहता था। तो राष्ट्रीय रक्षा हथियारों पर शोध करना कितना खतरनाक काम है। प्रिया की आवाज़ चिंता से भरी थी। पतिदेव, क्या भविष्य में भी दूसरे देश हमेशा तुम्हारा लालच करेंगे? चरण ने सिर हिलाते हुए कहा, अब से मेरी निजी जानकारी और फाइलें अति गोपनीय एन्क्रिप्टेड रहेंगी। जब तक वे हथियार अनुसंधान विभाग के मुख्य सदस्य नहीं होंगे, आम लोग मेरी जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह अच्छी बात है। प्रिया ने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। चिंता मत करो, उच्च अधिकारियों ने हमारे परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान की है। चरण मुस्कुराया और बोला, जहां हम देख नहीं सकते, वहां भी हमारी सुरक्षा के लिए कई लोग दिन रात शिफ्ट में काम कर रहे हैं। प्रिया के दिल में गर्व और सम्मान की भावना उमड़ पड़ी। पतिदेव, आप वाकई कमाल के हैं। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, पत्नी, तुम फिर से गर्भवती हो, इसलिए भविष्य में तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार मैं भी लापरवाह था और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारे मासिक धर्म में देरी हो गई है। तुम खुद को कैसे दोष दे सकती हो? मुझे तो खुद भी याद नहीं रहा। प्रिया ने सुरक्षा का एहसास करते हुए चरण की कमर कसकर पकड़ ली। पतिदेव, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर सोने दो, ठीक है? चरण के गायब होने की खबर मिलने के बाद से प्रिया कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाई थी। अब जबकि उसका मूड ठीक हो गया था, उसका तन और मन दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। चरण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्रिया को अपने कंधे पर टिका लिया। उसने धीरे से प्रिया के सिर के पीछे हाथ फेरा और धीरे से कहा, सो जाओ बेबी। केरान दूसरी तरफ चरण की बाहों में थी। वह अब भी हाथ बढ़ाकर प्रिया के बालों से खेलना चाहती थी। चरण ने उसे जल्दी से रोका, मम्मी को सोने की जरूरत है, तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकती। छोटी केरान ने उसके खुलते और बंद होते मुंह को देखा। उसके छोटे से चेहरे पर दिलचस्पी के भाव दिखाई दिए और उसने फिर से चरण के मुंह में हाथ डाला। चरण, ठीक है, ठीक है। जब तक उसकी पत्नी चैन की नींद सो सकती है, उसकी बेटी उसके मुंह में हाथ डाल सकती है। फुफकार, बहुत दर्द हुआ। क्या उसकी बेटी के नाखून काटने की जरूरत है? प्रिया के गहरी नींद में सो जाने के बाद चरण ने पहले अपनी बेटी को सोफे पर लिटाया और फिर प्रिया को बेडरूम के बिस्तर पर ले गया। प्रिया को कंबल से ढकने में मदद करने के बाद वह फिर से बाहर आया। सोफे से लुढ़कती हुई छोटी केरान की एक झलक पाकर चरण का दिल डर के मारे लगभग रुक गया। वह जल्दी से जमीन पर गिर पड़ा और उस शरारती बच्ची को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। जैसे ही उसने बच्ची को संभाला, चरण लगभग रो पड़ा। शुक्र है, उसकी बेटी गिरी नहीं। वह सचमुच बाल बाल बच गया था। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ, ये जानते हुए कि उसकी बेटी खुद भी पलट सकती है, फिर भी उसे सोफे पर अकेला छोड़ दिया। वह सचमुच एक अयोग्य पिता था। उसे भविष्य में और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। अगर उसकी बेटी सचमुच गिर गई तो उसका कलेजा फट जाएगा। केरान को गोद में लेकर कुछ देर तक सहलाने के बाद छोटी बच्ची भी सोने के लिए अपनी आंखें मलने लगी। लेकिन चूंकि प्रिया पहले ही सो चुकी थी, इसलिए चरण स्वाभाविक रूप से उसे केरान को दूध पिलाने के लिए नहीं कह सकता था। इसके अलावा प्रिया अब अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, इसलिए वह भविष्य में केरान को स्तनपान जारी नहीं रख सकती थी। अन्यथा यह उसके शरीर को आसानी से थका देगा। ये सोचकर चरण ने नानी को छोटी केरान के लिए फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया। छोटी बच्ची भी अब 6 महीने की हो गई थी। फॉर्मूला दूध और कुछ ठोस आहार देने से उसे पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए। उसने आज से ही उसे स्तनपान से छुड़ाने का फैसला किया। चूंकि डू परिवार नए साल के लिए बीजिंग से इतनी दूर आया था, इसलिए उन्होंने फुयुआन में रुकने और चरण के साथ नया साल मनाने की योजना बनाई। वे नए साल के बाद बीजिंग लौटेंगे।
चरण ने फुयुआन को फिर से सजाया, लाल लालटेन लटकाए और वसंत के दोहे चिपकाए। फुयुआन जल्द ही नए साल के उत्सव के माहौल से भर गया। सभी ने खाया, पिया और खेला, एक जीवंत और गर्म दिन बिताया। नए साल के तीसरे दिन चरण केरान को गोद में लिए प्रिया के साथ रिश्तेदारों से मिलने गया। डू परिवार फुयुआन में था, इसलिए उन्हें बीजिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चरण के रिश्तेदार सिर्फ सु परिवार ही थे। पहले सब यही सोचते थे कि चरण रम्या का जैविक पुत्र नहीं है और सु परिवार से उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से चरण खून के रिश्तों की कद्र नहीं करता था। उसने कभी सु परिवार से दूरी नहीं बनाई थी। 2 दिन पहले सु परिवार अंतिम संस्कार में आया, बहुत दुखी था और चरण को सही सलामत वापस लौटते देखकर ही निश्चिंत होकर घर गया। नए साल पर रिश्तेदारों से मिलने का मतलब सु परिवार के घर जाना जरूर था। चरण ने अच्छे अच्छे तोहफे तैयार किए और केरान को गोद में लिए प्रिया के साथ सु परिवार के घर गया। सु परिवार जानता था कि वह आ रहा है और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही दोनों पहुंचे, सु परिवार उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया और बैठक में उनका स्वागत किया। चरण, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। दादी ली किंग मुस्कुरा रही थी, उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। उन्होंने केरान को गले लगाया और फिर प्रिया के स्वास्थ्य के लिए चिंता व्यक्त की। सब बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और कमरा खुशियों से भर गया। ताओ यून प्रिया के साथ बैठा था। उसका बहुत सूजा हुआ पेट साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी छाती थपथपाई और शुक्रगुजार होकर बोली, शुक्र है चरण सुरक्षित लौट आया। तियान तियान, तुम नहीं जानती, जब मैंने चरण के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता हुई थी। प्रिया मुस्कुराए, उस समय मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। जिन 2 लोगों ने चरण के असली माता पिता होने का नाटक किया था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, सच में, उन्होंने खुद ही यह सब किया है। मुझे उम्मीद है कि वे इस जीवन में फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने नहीं आएंगे। ताओ यूं नफरत से बोला, उन्हें इस जीवन में कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। प्रिया की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। देश में छिपे जासूसों ने गंभीर अपराध किए हैं। झांग होंगलेई और वांग यंजू का हश्र निश्चित रूप से दुखद होगा। दिन का ज्यादातर समय सु परिवार के घर पर बिताने और अपने दादा दादी और चाचाओं के साथ दोपहर का खाना खाने के बाद चरण और प्रिया आखिरकार केरान के साथ चले गए। फुयुआन वापस आकर चरण और प्रिया लिविंग रूम में नन्हे केरान के साथ खेल रहे थे। बटलर वांग अचानक आए और बताया कि जिंग शहर में तियानहुआ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हुआंग जोंगकियांग ने किसी को चरण के लिए कुछ सामान पहुंचाने के लिए भेजा है। ये सुनकर चरण ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और कहा, उसे अंदर आने दो। जी साहब। जल्द ही बटलर वांग एक अधेड़ उम्र के आदमी को सूट और चमड़े के जूते पहने लिविंग रूम में ले गए। वह एक काले चमड़े का बैग लिए हुए था। लिविंग रूम में घुसने से पहले दरवाजे पर पहरा दे रहे अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने आश्चर्य से अंगरक्षकों को देखा, उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। ये कौन है? बटलर वांग ने मुस्कुराते हुए समझाया, हाल ही में किसी ने हमारे साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए हमें आसपास के सभी सुरक्षा खतरों की जांच करनी होगी। कृपया निरीक्षण में सहयोग करें, श्रीमान लियू। लियू जेंगमिंग ने लिविंग रूम में नजर दौड़ाए और बस बेबसी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसने अपने हाथ में पकड़ा चमड़े का बैग बॉडीगार्ड को दे दिया। बॉडीगार्ड ने चमड़े के बैग की जिप खोली तो उसने देखा कि उसमें पैकेट भरे हुए थे और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ये सब क्या है? ये मोबाइल फ़ोन है, यानी वायरलेस संचार फ़ोन। लियू जेंगमिंग ने जल्दी से कुछ शब्द समझाए। बॉडीगार्ड्स ने लियू जेंगमिंग की पूरी जांच की और उन्हें हल्के से थपथपाया, फिर आखिरकार उन्हें अंदर जाने दिया। लियू जेंगमिंग ने हैंडबैग लिया, उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। राष्ट्रपति किन के घर तक कोई चीज़ पहुंचाना वाकई आसान नहीं था। उन्हें चारण से मिलने से पहले पूरी तलाशी भी लेनी पड़ी। नमस्ते राष्ट्रपति किन, मैं राष्ट्रपति हुआन का अधीनस्थ लियू जेंगमिंग हूँ। लिविंग रूम में दाखिल होते ही लियू जेंगमिंग ने चारण को सोफे पर बैठे देखा और जल्दी से आगे बढ़कर चारण का विनम्रता से अभिवादन किया। मैनेजर लियू, राष्ट्रपति हुआंग ने मुझे आपका जिक्र किया था। चरण ने सिर हिलाकर पूछा, राष्ट्रपति हुआंग ने इस बार तुम्हें मेरे लिए क्या लाने को कहा है? ये मोबाइल फ़ोन है। लियू जेंगमिंग मुस्कुराए और आगे बढ़कर हैंडबैग मेज पर रख दिया। उन्होंने उसे खोला, एक मोबाइल फ़ोन निकाला और चरण को थमा दिया। हमारे परीक्षणों के बाद मोबाइल फ़ोनों का ये बैच इस्तेमाल करने में बहुत स्थिर है। इसके अलावा तियानहुआ टेक्नोलॉजी ने एच प्रांत के सभी शहरों और ज़िलों में संचार बेस स्टेशन पहले ही बना दिए हैं, इसलिए राष्ट्रपति किन अब से एच प्रांत में कहीं भी मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लियू जेंगमिंग की बातें सुनकर चरण को काफ़ी हैरानी हुई। हुआंग जोंगकियांग की हरकतें कितनी तेज़ थीं, उन्होंने एच प्रांत में संचार बेस स्टेशनों का निर्माण इतनी जल्दी पूरा कर लिया था। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने हाथ बढ़ाकर डिवाइस लिया जो उसकी हथेली से थोड़ी लंबी और थोड़ी पतली थी और उसे ध्यान से देखने लगा।
यह उसके हाथ में काफी मजबूत लग रहा था और देखने में भी बहुत ठोस था। अगर यह गलती से जमीन पर गिर भी जाए तो आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। इसमें संख्यात्मक बटन, एक छोटी डिस्प्ले स्क्रीन और सिग्नल प्राप्त करने के लिए ऊपर एक एंटीना लगा था। जैसे ही चरण इसे देख रहा था, अचानक उसके हाथ में मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ और फिर लिविंग रूम में घंटी की आवाज गूंजी। प्रिया ने अनजाने में लैंडलाइन की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि रिंगटोन चरण के हाथ में रखे डिवाइस से आ रही थी। वह थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। ये राष्ट्रपति हुआंग आपको कॉल कर रहे होंगे। ये देखकर लियू जेंगमिंग ने जल्दी से चरण को समझाया, ये राष्ट्रपति हुआंग आपको कॉल कर रहे होंगे। चरण ने धीरे से सिर हिलाया और उत्तर बटन दबाया। लियू जेंगमिंग, जो मूल रूप से फोन का जवाब देने के तरीके के बारे में सलाह देना चाहते थे, चुपचाप अपने शब्दों को निगल गए। ये सही है, राष्ट्रपति किन वह व्यक्ति थे जिन्होंने मोबाइल फोन को डिजाइन और विकसित किया था, वह इसका उपयोग कैसे नहीं कर सकते थे। नमस्ते, मैं चरण हूँ। चरण ने फोन का जवाब दिया, चुपचाप दूसरे छोर पर व्यक्ति के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही हुआंग ज़ोंग की गरजती आवाज आए, हाँ हाँ, कैसे हैं राष्ट्रपति किन? क्या आप मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं? हाँ, यह एक लैंडलाइन के समान है, ध्वनि विकृत नहीं है और संकेत बहुत स्थिर है। आप पहले इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बाद में आपको और चाहिए तो मैं किसी को भेज दूंगा। ठीक है, चरण ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या यह मोबाइल फोन बाजार में बिकना शुरू हो गया है? अभी नहीं, मैं आपके साथ इसकी कीमत पर चर्चा करना चाहता था और इस मोबाइल फोन का नाम भी तय करना चाहता था। हुआंग ज़ोंग ने चरण से सवाल किया, आप मुख्य शेयरधारक हैं, इसलिए ये चीजें आप ही तय करते हैं। चरण मुस्कुराते हुए, तो चलो इसे बिग ब्रदर मोबाइल फोन कहते हैं। कीमत की बात करें तो इसे 20,000 युआन प्रति यूनिट रखते हैं, जो आजकल विदेशों में बिक रहे मोबाइल फोनों के बराबर है। बिग ब्रदर, इसका क्या मतलब है? 20,000 युआन प्रति यूनिट, ये कीमत वाजिब है। हुआंग ज़ोंग को कीमत पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय विदेशों में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन बहुत महंगे थे। तुलनात्मक रूप से उन्हें 20,000 युआन प्रति यूनिट में बेचना बहुत उचित कीमत थी। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह मोबाइल संचार फोन आकार में बड़ा, काम में शक्तिशाली है और संचार उपकरणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चरण ने मुस्कुराते हुए हुआंग ज़ोंग को कुछ शब्द समझाए। सच कहूं तो वह इस बड़े उपकरण का नाम सोचने में बहुत आलसी था, क्योंकि चरण बाद में PHS, फ्लिप फोन, बार फोन और टच स्क्रीन फोन लेकर आया। परेशानी से बचने के लिए उसे बाद की पीढ़ियों के नामों का ही इस्तेमाल करना चाहिए था। ओह ओह, मैं समझ गया, बिग ब्रदर मोबाइल फोन, हे, ये नाम तो बड़ा मज़ेदार है। हुआंग ज़ोंग जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। दोनों के बीच बिग ब्रदर मोबाइल फोन के बारे में कुछ देर बातचीत के बाद चारण ने कहा, मैंने लियू जेंगमिंग से एक कैमरा डिज़ाइन प्लान मंगवाया है। अपने लोगों से उसका अध्ययन करवाकर पहले कुछ यूनिट्स तैयार करवाएं। अगर कोई ज़रूरी पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें अभी विदेश से आयात कर लें। बाद में मैं कुछ उत्पादन लाइनें लगाने का तरीका ढूंढूंगा ताकि हम खुद इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बना सकें। चारण के मन में हमेशा से कैमरा बनाने का विचार था। उसने भविष्य में इंस्टेंट कैमरा, डिजिटल कैमरा और इसी तरह के अन्य उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना बनाई थी। चारण की बात सुनकर हुआंग ज़ोंग का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उसने झट से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे निर्देशों का जरूर ध्यान रखूंगा। चारण द्वारा उसे कुछ निर्देश देने के बाद उसने फोन रख दिया। उन्होंने हुआंग ज़ोंग को बैठक कक्ष में प्रतीक्षा करने को कहा और कैमरे की डिज़ाइन योजना और मुख्य तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन कक्ष में चले गए। वापस आकर उन्होंने हुआंग ज़ोंग को एक क्राफ्ट पेपर बैग दिया। इसे वापस ले जाओ और राष्ट्रपति हुआंग को दे दो। जी हाँ, राष्ट्रपति किन। लियू जेंगमिंग ने क्राफ्ट पेपर बैग लिया और चरण को थोड़ा झुककर कहा, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? नहीं, अब आप वापस जा सकते हैं। चरण ने हाथ हिलाया, ठीक है, अलविदा राष्ट्रपति किन। लियू जेंगमिंग ने चरण का अभिवादन किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद चरण ने शरद को फोन किया। विक्रम और किन यू, उसके पास 10 बिग ब्रदर फोन थे और चरण को इतने फोनों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि अपने आसपास के उन लोगों को फ़ोन बांट दूं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। इस तरह भविष्य में सभी के लिए बातचीत करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। चारण का फ़ोन आते ही यांग डोंग, विक्रम और किन यू तुरंत पहुंच गए। चारण ने अपनी सास वेन लिजुन और अपने दोनों सालों को भी बुलाया। बैठक में उन्होंने सभी को बिग ब्रदर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और काम के बारे में समझाया और सबको एक एक फ़ोन दिया। फ़ोन नंबर पीछे लिखा है, आप उसे लिख सकते हैं और अब से हम कभी भी एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। चारण ने ध्यान से सभी को इसका इस्तेमाल करना सिखाया। ओह, ये बड़ा उपकरण वाकई कमाल का है, इसे कॉल करने और रिसीव करने के लिए इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। वेन लिजुन बहुत हैरान थे। उन्होंने बिग ब्रदर मोबाइल फ़ोन को दोनों हाथों से सावधानी से पकड़ रखा था, कहीं गिर न जाए।
फिलहाल सिर्फ हमारे एच प्रांत में ही बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही तियानहुआ टेक्नोलॉजी दूसरे शहरों में भी संचार बेस स्टेशन बनाएगी। चारण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अभी के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एच प्रांत में ही किया जा सकता है। ओह, मैं समझ गया। तियांगे, क्या तुमने ये चीज़ बनाई है? ये वाकई अद्भुत है। शरत ने उत्सुकता से बिग ब्रदर मोबाइल फ़ोन पकड़ा। विदेशों में तो कुछ साल पहले से ही ये उपलब्ध थे। मैंने गहन शोध किया और फिर कुछ सुधार किए। अब हमारे पास जो पोर्टेबल फ़ोन हैं वे विदेशों के फ़ोनों से कहीं ज़्यादा उन्नत हैं। चरण ने भी विनम्रता से सबको अंतर समझाते हुए कहा, हमारे पास जो है वह संचार में ज़्यादा स्थिर है, सिग्नल रिसेप्शन ज़्यादा मजबूत है और बैटरी ज़्यादा टिकाऊ है। ये स्टैंड बाय पर 10 घंटे से ज़्यादा चल सकता है और 1 घंटे तक लगातार बात कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि हमारा मॉडल विदेशी मॉडल से थोड़ा छोटा है, जिससे इसे ले जाना ज़्यादा सुविधाजनक है। वाह, ये कितना प्रभावशाली है। तियांगे, कमाल है। चरण, तुम सच में एक जीनियस हो। दू यानशु ने उत्साह से हाथ बढ़ाकर चरण का कंधा थपथपाया, फिर अचानक कहा, जब तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम वॉकी टॉकी पर ठीक से शोध कर सकते हो और हमारी सेना के लिए एक शक्तिशाली वॉकी टॉकी डिज़ाइन कर सकते हो? चरण ने उसकी बात सुनी और जल्दी से सिर हिलाया। ज़रूर, मेरे मन में इस बारे में पहले भी कुछ विचार आए हैं। जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, मैं सेना के लिए वायरलेस संचार उपकरणों का एक बैच डिज़ाइन करूँगा जिनका इस्तेमाल मिशनों में किया जा सके। हाँ, बढ़िया, फिर मैं इंतज़ार करूँगा। दू यानशु बड़े भाई के मोबाइल फ़ोन से खेलते हुए मुस्कुराया। कुल 10 थे। चरण और प्रिया ने 2 रखे तथा शरत और विक्रम को 1-1 मिला। वेन लिजुन, डू यानलिन और डू यानशु सभी को 1-1 मिला। फिर येरिन दिल्ली केमिकल के महाप्रबंधक किन यू को भी 1 मिला। 2 बचे थे, जिन्हें चरण ने सुपरिवार के उन 2 चाचाओं को देने की योजना बनाई जो व्यवसाय में थे। जहां तक उनके सबसे बड़े चाचा सू मिंगचेन का सवाल है, वे अगले बैच का इंतजार करेंगे। शायद तब तक वे सीधे एक ज़्यादा उन्नत मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएंगे। हर कोई उत्साहित था, घर के अंदर और आंगन में कॉल करने और रिसीव करने की कोशिश कर रहा था। चरण ने उनके उत्साह भरे भाव देखे और उन्हें रोका नहीं। हर कोई इस नए गैजेट के बारे में सचमुच उत्सुक था और स्वाभाविक रूप से इसे और जानना चाहता था। ... कुछ दिनों बाद झांग होंगलेई, वांग यानजू और अन्य के लिए गुप्त फैसला सुनाया गया। जासूसों के साथ व्यवहार स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि इस जासूसों को फंसाने के अभियान में मुख्य सहायक और एक पीड़ित होने के नाते चरण को जानने का अधिकार था। इस फंसाने के अभियान में चरण को चारा बनाकर कुल 169 जासूस पकड़े गए। ये जासूस देश भर के विभिन्न शहरों में फैले हुए थे। इस बार उनकी पूरी तरह से गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि चरण को गुप्त रूप से बाहर ले जाने के लिए भारी मात्रा में संसाधन जुटाने की जरूरत थी। इसलिए इस बार और भी जासूस बेनकाब हुए। इसके अलावा जासूस नेता के नियंत्रण में होने के साथ उसके सभी अधीनस्थों को भी पकड़ लिया गया। ऊपर के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जो जासूसों द्वारा धोखा दिए गए थे या रिश्वत ले रहे थे। एक बड़े सफाई अभियान के बाद हाल ही में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। ये कहा जा सकता है कि चीन में जासूसों की दशकों की कड़ी मेहनत कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इनमें से ज़्यादातर जासूसों को गुप्त रूप से मार डाला गया। इनमें झांग होंगलेई और वांग यानजू भी शामिल थे। वे कई सालों से छिपे हुए थे, बहुत सारी जानकारी प्रसारित कर रहे थे और इस योजना में वांग यानजू के अपने पिता वांग लाओजी, बूढ़े गुरु वांग की बलि भी शामिल थी। उनके अपराध अक्षम्य थे और मृत्युदंड ही उनका हकदार था। केवल कुछ जासूसों को, जिनका अभी भी कुछ उपयोग था, अस्थायी रूप से अपनी जान बख्श दी गई। जिन लोगों का जासूसों ने शोषण किया और समाज को नुकसान पहुंचाया, उन्हें भी कड़ी सजा दी जाएगी। उदाहरण के लिए लिन फुबुई, किन झेंगबुओ और झांग नियानचेन, जो पहले से ही जासूसों की पहचान से अनजान थे, उन्होंने निजी फायदे के लिए चरण को धोखा दिया। उन सभी को दशकों जेल की सजा सुनाई गई। खासकर किन झेंगबुओ, जिसने पहले ही गुंडागर्दी कर ली थी, अब उसे मरते दम तक जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। जहां तक पैसों की बात है, चरण ने पहले झांग परिवार को जो उधार दिया था वह सब अब उसके हाथों में आ गया। झांग होंगलेई और वांग यानजू की संपत्ति अधिकारियों ने जब्त कर ली और फिर मुआवजे के तौर पर चरण को दे दी। दरअसल उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक घर, 1 लाख युआन से ज्यादा की बचत और 2 होटल थे जिनका वे संचालन कर रहे थे। ये पैसा वैध आय स्रोतों से था, जासूसी से होने वाले मुनाफे से नहीं। जहां तक गुप्त आय की बात है, उसे सीधे जब्त कर लिया गया। झांग होंगलेई और वांग यानजू को फांसी दिए जाने के बाद चरण ने झांग परिवार के घर और 2 होटलों पर कब्जा कर लिया और उनके प्रबंधन के लिए लोगों की व्यवस्था कर दी। ये घटना आखिरकार समाप्त हुई और लगभग 1 हफ्ते तक फुयुआन में रहने के बाद डू परिवार भी जियांग शहर लौटने की तैयारी करने लगा। आखिरकार सबके अपने अपने काम और जिंदगी थी। चरण और प्रिया द्वारा उन्हें विदा करने के बाद वे भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए।
चरण ने डुयांशु से वादा किया था कि वह सेना को वायरलेस संचार उपकरणों का एक बैच डिज़ाइन करने में मदद करेगा। यह मिशनों के दौरान सैनिकों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। अगले 2 दिनों तक उन्होंने अपना अधिकांश समय अध्ययन कक्ष में बिताया, यूजियान बुक स्टोर में ऐसे उन्नत उपकरणों और यंत्रों की खोज में जो वर्तमान घरेलू तकनीक से बनाए जा सकें। 2 दिनों में चारण ने मूल निर्माण तकनीकों की नकल की और इन 2 सैन्य उपकरणों के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट तैयार किए। इनमें बैकपैक रेडियो और सैन्य वॉकी टॉकी शामिल थे। बैकपैक रेडियो एक ऐसा उपकरण है जो संचार बेस स्टेशनों की आवश्यकता के बिना बिंदु से बिंदु संचार कर सकता है, अत्यधिक गोपनीयता प्रदान करता है और युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैन्य वॉकी टॉकी के लिए चारण ने एक उन्नत संस्करण प्रदान किया, जो सेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे संस्करण से कई वर्ष अधिक उन्नत था। इसका उपयोग बाहरी वातावरण में स्थिर रूप से किया जा सकता था और इसमें शक्तिशाली सिग्नल क्षमताएं, पानी और गिरने से सुरक्षा, आघात प्रतिरोध और अन्य कार्य शामिल थे। यदि सेना इन संचार उपकरणों से लैस होती तो ये युद्ध और मिशन निष्पादन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। काम पूरा करने के बाद चारण ने हथियार अनुसंधान विभाग के चेन ज़ेयुवान को फ़ोन किया और उनसे तकनीकी चित्र लेने के लिए किसी को भेजने का अनुरोध किया। कॉल खत्म करने के बाद चरण खड़ा हुआ और स्ट्रेचिंग करते हुए स्टडी रूम से बाहर चला गया। जैसे ही वह स्टडी रूम से बाहर निकला, उसने बटलर वान को तेजी से अपनी ओर आते देखा। सर, प्रवेश द्वार पर एक मिस चेन यान है जो आपसे मिलना चाहती हैं।